प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, इस चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता हो किसी प्रकार का आपको सवाल हो तो हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो आपको पढ़ना है ना, इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाता है अकॉर्डिंग टू अ वाइज सेइंग, एक होशियार व्यक्तियों की तरह अगर बात कर रहे हैं, a healthy person is one who eat food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the seasons, time and place। अगर आप समझदारी से बात कर रहे हैं या फिर आप होशियार हैं, वाइस पर्सन है, तो एक हेल्दी पर्सन कौन होता है? एक हेल्दी पर्सन उसको बोला जाएगा जो है ना ईट कर रहा हो फूड दैट इज होलसम, भरपूर बढ़िया अनाज वाला भोजन खा रहा हो, मॉडरेट क्वांटिटी में खा रहा हो, अच्छी क्वांटिटी में खा रहा हो, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, सीजन के लिए बेटर हो, टाइम के अकॉर्डिंग हो, प्लेस के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि सीजन के अलावा किसी और सीजन का आइटम किसी और सीजन में हम कंज्यूम कर रहे हैं। सीजनल फूड खा रहे हो, टाइम पे खा रहे हो और अच्छा खा रहे हो। और इसी के ऊपर हमारे संस्कृत के अंदर एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ एक लाइन आता है, अन्नेना जयंती जीवंती, और इसका ट्रांसलेशन हो जाता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। भोजन ही होता है जो कि लाइफ दे रहा होता है लिविंग बीइंग्स को। अगर हम लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे जीवित जीव जंतु है, तो हमारे को जीवन देने का काम जो है कहीं ना कहीं फूड दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको हाईलाइट किया जाता है फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड्स फॉर सर्वाइवल। क्या क्या महत्व है, किस प्रकार से भोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं इससे पता चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको बताया गया है व्हाई डू वी ईट फूड, हम भोजन खाते क्यों हैं? तो हम भोजन इसलिए खा रहे होते हैं, फूड इज असेंशियल कंपोनेंट। भोजन जो है ना काफी ज्यादा असेंशियल कंपोनेंट है हमारे डेली लाइफ का, बट फूड हैबिट्स वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। लेकिन फूड हैबिट्स जो है ना पूरे अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट्स हमारे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्रकार की होती हैं। डाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर, ये विभिन्नताएं किससे कैसे आती हैं, फिर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे ये सारी की सारी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो द ट्रेडिशनल फूड और एनी रीजन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन लोकल ग्रेन फूड। जो ट्रेडिशनल भोजन होता है ना किसी भी जगह का, वो डिपेंड करता है वहां पे किस चीज की खेती ज्यादा हो रही है, ज्यादा मात्रा में क्या चीज उगाया जा रहा है। जो चीज उगाया जा रहा होगा ना ज्यादा मात्रा में, वहां पर ट्रेडिशनली उसी चीज का ज्यादा महत्व होगा, लोग उसी चीज को ज्यादा खाते होंगे। बिकॉज इंडिया हैज डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स, क्योंकि इंडिया के अंदर है ना डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार का सॉइल भी पाया जाता है और क्लाइमेट भी प्रकार के पाए जाते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन डिफरेंट रीजन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के फसल अलग अलग जगह में उगाए जाते हैं या फिर उगते हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, क्या क्या फैक्टर होते हैं? अलोंग विद लोकल कल्टीवेशन अ रीजन चॉइस ऑफ फूड इज heavily influenced by taste preference, culture and tradition। उगाने के अलावा भी अगर आप देखते हैं ना तो वहां पे क्या उग रहा है नहीं उग रहा है, इसका अगर अगेंस्ट आप चले जाते हैं मतलब इससे थोड़ा अलग जाते हैं, उसके अलावा भी मैटर करता है। क्या चीजें मैटर करता है? आपका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, आपको पसंद क्या चीज है। लाइक अगर मैं देखूं तो मैं रह रहा हूँ पंजाब में, ठीक है, और अब मेरे को इडली खाने का शौक हो गया है। अब इडली तो साउथ इंडियन है, जहाँ पे चावल उगता है वहां पे खाया जाता है, वहीं पंजाब वाले जो छोले भटूरे लस्सी इनके शौकीन है। तो हमारे कल्चरल प्रेफरेंसेस टेस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, आपकी संस्कृति के अंदर क्या है वो मैटर करता है, और ट्रेडिशन कोई पारंपरिक तरीका चल रहा है तो उन चीजों से भी हमारे खाने की चॉइसेस चेंज होती रहती हैं या फिर उनके अंदर भी परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को दे रखा है चेंजिंग कुकिंग प्रैक्टिस, खाने बनाने के प्रक्रियाओं में कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं या फिर समय के साथ कैसे कैसे खाने बनाने के प्रक्रियाओं में चेंजेस आते हैं। तो कुकिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुकिंग प्रैक्टिस के अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समय के साथ साथ आपके यहाँ पे काफी बड़े बड़े परिवर्तन हैं। लाइक पहले के समय में खाना है ना चूल्हा पे बनता था, जो कि पारंपरिक एक स्टोव हुआ करता था, ट्रेडिशनल स्टोव हुआ करता था, और मसाले वगैरह पीसने के लिए सिलबट्टा का इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्टोन ग्राइंडर भी कहते हैं। वो एक पत्थर सा होता है, उसके ऊपर हम दूसरे पत्थर से हाथ से पीसते हैं। मम्मी वगैरह आपको पता होगा, आप गांव वगैरह जाते हो तो गांव वगैरह में आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट चूल्हे पे खाना बनता है और सिलबट्टे पे मसाले पीसे जाते हैं। लेकिन आज के समय अगर आप देखें टुडे दीज हैव बीन वाइडली रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न गैस स्टोव्स एंड इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। लेकिन आज के समय में जो आपके चूल्हे थे वो मॉडर्न गैस स्टोव में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो आपके स्टोन ग्राइंडर या फिर सिलबट्टा हुआ करता था वो आजकल आपका इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर बन चुका है। बिजली के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये चीजें डन हो रही है।
These shifts are largely driven by टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जितने भी शिफ्ट्स आए ना, ये सारे के सारे किस हिसाब से हैं? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से विकास होता गया, उस प्रकार से अलग अलग चीजें हमारे पास आती गई। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होती गई, एंड बेटर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बेटर होने की वजह से ये चीजें हमारे को देखने को मिलती है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं चेंजेस आते गए हमारे कुकिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है। अब ध्यान से देखिए, पहले इस प्रकार का चूल्हा हुआ करता था जहाँ पे मिट्टी से आग जल रही होती थी, और इस पे हमारी माताएं मम्मी खाना बनाती थी। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास मॉडर्न गैस स्टोव आ गए। इनफैक्ट अगर आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, अगर बिल्कुल आप अपडेटेड हो जाते हैं, तो आजकल इलेक्ट्रिक इंडक्शन आ चुके हैं जिसमें बटन वगैरह बने होते हैं और बिजली से खाना बन जाता है पूरा का पूरा। वहीं पहले सिलबट्टा होता था जिसको हम स्टोन ग्राइंडर कहते हैं, जिसपे इस प्रकार से एक सिल होता था और इस प्रकार के एक बट्टे से उसको पीसा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे सारा का सारा काम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ने, मिक्सर ग्राइंडर ने ले लिया। ग्राइंडर की सहायता से सारी चीजें डन हो जाती हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको आ जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारे खाने के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर मैं आपको बताऊं तो फूड कंटेन स्पेसिफिक कंपोनेंट। हमारा जो भोजन होता है ना, उसके अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट पाए जाते हैं जिसको आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं हमारे भोजन के अंदर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये 5 आपके भोजन के मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। महत्वपूर्ण घटक या फिर मेजर कंपोनेंट इसको हम बोलते हैं। इन्हीं से आपका खाना कहीं ना कहीं मिलकर बना हुआ होता है। ये आपके मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है हाईली एनर्जी गिविंग फूड। इससे आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे भोजन के अंदर। मतलब कि अगर एनर्जी की शुरुआत हमारे भोजन में हो रही है तो कहीं ना कहीं वो कार्बोहाइड्रेट से ही हो रही होती है। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज जो है ना एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सोर्सेज के अंदर आपको बताया सीरियल्स, वेट, मेज, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो एंड कॉमन शुगर। इन सभी से कहीं ना कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपने देखा ग्लूकोज को है ना इंस्टेंट एनर्जी का भी सोर्स बोला जाता है। तो सवाल आ जाता है व्हाई ग्लूकोज इज नोन एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है? ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लस ये डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, सिंपलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसको डाइजेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए इसको हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह देते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपके पास आता है फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों पे दोनों जो है ना आपके एनर्जी गिविंग है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एनर्जी गिविंग, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, और विटामिन और मिनरल जो होता है ना इनको प्रोटेक्टिव फूड के अंदर रखा जाता है। तो फैट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फैट भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड के अंदर ही आते हैं। फैट के विषय में आपको बताऊं तो फैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फॉर द बॉडी। फैट जो होता है ना सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में सर्व होता है। एग्जांपल के लिए पोलर बियर एक्यूमुलेट थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू सर्वाइव देयर लॉन्ग विंटर स्लीप। उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं तो पोलर बियर्स जो होते हैं ना उनकी स्किन काफी मोटी होती है, उसमें और कुछ नहीं, उसके अंदर फैट्स जमा होता है। फैट क्यों जमा होता है? जिससे उनको बाद में एनर्जी मिलती रहती है। और सोर्सेज की बात करें तो फैट को डिराइव किया जा सकता है प्लांट्स के अंदर, ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड ऑयल्स वगैरह से। ये हो जाता है प्लांट्स बेस्ड सोर्सेज। लेकिन पौधों से कहां से हमें फैट मिल रहा है? और एनिमल के अंदर अगर आप देखें तो घी हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो गया, इन सभी से कहीं ना कहीं आपको एनिमल के अंदर भी फैट प्रोवाइड हो जाता है। ये सारे के सारे हो जाते हैं आपके फैट के सोर्सेज। एक था आपका प्लांट बेस्ड, सेकंड हो गया आपका एनिमल बेस्ड कि पौधों से मिल रहा है, सेकंड में आपने देखा एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटीन के विषय में। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन से आपके शरीर में बॉडी बनता है। जितना भी आपके शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार का विकास हो रहा है ना, बॉडी के अंदर बिल्डिंग हो रही है, तो सारा का सारा प्रोटीन से ही हो रहा होता है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन का रिक्वायर्ड क्यों होता है? ये रिक्वायर्ड होता है आपके शरीर के ग्रोथ के लिए। आपके शरीर में अगर किसी प्रकार का रिपेयर करना, मतलब कि मान लो कि आपके अंदर कोई कमी है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन काम आता है। देन स्पेशली क्रूशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, मतलब जिन बच्चों की वृद्धि हो रही है या फिर कोई बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, तो पैदा हुआ है अभी 2-3 साल का है, तो उसको काफी ज्यादा जरूरत होता है प्रोटीन का। क्यों जरूरत होता है? क्योंकि अभी ग्रोथ के स्टेज पे है। जैसे जैसे वो ग्रोथ
में आता जाएगा ना, वैसे वैसे उसका शरीर डेवलप होता जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा नीड होता है, वो नीड बिल्ड मसल, जिनको मसल्स बनाने होते हैं उनको भी ज़्यादा जरूरी होता है। सोर्सेज की अगर आप बात करें कि प्रोटीन आपको प्राप्त कहाँ से होता है, तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज होता है। प्लांट के अंदर कहाँ से, दाल हो गए, बीन्स हो गए, मटर हो गया, नट्स हो गया, एडिबल मशरूम वगैरह, इन सभी जगहों से आपको प्रोटीन मिलता है। कोई एनिमल की अगर आप बात कर रहे हैं तो दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, इन सभी से आपको प्रोटीन प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन के अलावा जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ना है विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। विटामिन एंड मिनरल्स को बोला जाता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि इनका काम ही होता है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ऑल्दो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ये कम मात्रा में जरूरत होते हैं। विटामिन एंड मिनरल आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द बॉडी। विटामिन एंड मिनरल्स जो है ना काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं। किस लिए एसेंशियल होते हैं? टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड मेंटेन हेल्थ। शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए और हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये काफी ज्यादा नीडेड होते हैं या फिर काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो होता है ना, हमारी आंखों और स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन ए की कमी से हमारे अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है बेरी। विटामिन सी जिसकी वजह से बीमारी होती है उसको बोला जाता है स्कर्वी। विटामिन डी जिसकी वजह से एक बीमारी होता है जिसको बोला जाता है रिकेट्स। ये चारों के चारों आपको याद रखने, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इसके अंदर से एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। अब डीप में पढ़ लेते हैं। विटामिन ए से आपकी आंखें, स्किन हेल्दी रहती है। पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, इनसे इसको मिलता है। इससे लॉस ऑफ विजन होता है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। ठीक है। सेकंड विटामिन बी1 जो होता है आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और सपोर्ट करता है बॉडी फंक्शंस को। अगर आप सोर्सेज की बात करें तो लेगमस जितने भी दाल वाली चीजें हो जाती है वो, होल ग्रेन्स, सीड्स, डेफिशिएंसी जो होती है इसको बोला जाता है बेरी नामक बीमारी होती है इससे। विटामिन सी से आपका बॉडी लड़ाई लड़ पा रहा होता है, आंवला से, हरी मिर्च से, नींबू से, इन चीजों से हमें विटामिन सी मिलता है। डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोला जाता है स्कर्वी। एंड कैटेगराइज्ड बाय द ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम, और इसको कैटेगराइज किया जाता है गम्स में से खून आना, मसूड़े का फूल जाना, ये सारा का सारा स्कर्वी के लक्षण होते हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी खत्म हो जाता है भोजन का, अगर ज्यादा मात्रा में खाने में गर्म कर जाता है ना तो विटामिन सी भोजन का खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। विटामिन डी आपके बॉडी को एब्सॉर्ब करने में सहायता देता है कैल्शियम को, जिससे कि बोन्स और टीथ आपकी हेल्दी रहती है। और विटामिन डी आपको दूध से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, अंडों से मिल सकता है, और नेचुरली प्रोड्यूस बाय बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट, और नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है अगर आप सनलाइट में जाते हैं या फिर सनलाइट में प्रेजेंट रहते हैं ना, तो भी इससे आपका विटामिन डी प्रोडक्शन हो सकता है। और इसकी वजह से बीमारी होती है उसको रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स के अंदर है ना सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, जो हड्डियां होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं या फिर मुड़ जाती हैं, बेंट होने लग जाती है। ठीक। इसके बाद आपको मिनरल्स के अंदर दे रखा है वो सारे विटामिन थे 4-5। अब आपको मिनरल्स के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले कैल्शियम के बारे में पढ़ना है। कैल्शियम जो होता है आपके दांतों को और हड्डियों को मजबूत रखने का काम कर रहा होता है, और ये दूध से, दही से, मक्खन वगैरह से मिलता है। और इससे क्या होता है, इसकी कमी से वीक बोन्स हो सकते हैं या फिर दांतों का सड़ना हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आयोडीन के अंदर आ जाता है। आयोडीन भी प्रकार का मिनरल है। आयोडीन जो होता है ये नेसेसरी होता है फॉर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। फिजिकली और मेंटल एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा नीडेड होता है। ये सीवीड मतलब समुद्र के अंदर जो भी पौधे वगैरह होते हैं उनके अंदर से मिल सकता है। वाटर चेस्टनट, आयोडाइज्ड सॉल्ट वगैरह से प्राप्त होता है। इसकी कमी से गोइटर हो जाता है, जिसके अंदर है ना स्वेलिंग फ्रंट ऑफ द नेक, गले के सामने का हिस्सा जो है ना फूल सा जाता है। उस बीमारी को जब गोइटर बोलते हैं, और ये होता है किसकी वजह से, तो ये आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है। फिर आता है आपके पास आयरन। आयरन को भी एक प्रकार का मिनरल बोला जाता है। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन कंपोनेंट होता है। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ती वाली सब्जियों से प्राप्त होता है, बीट रूट से प्राप्त होता है, पोमोग्रेनेट से प्राप्त होता है। डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, इसकी कमी जो होती है ना उससे हमारे को बीमारी होती है जिसको बोला जाता है एनीमिया। वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इससे है ना कमजोरी वगैरह आ जाती है, एनीमिया हो जाती है। ठीक है। ये आपने पढ़ लिया डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में पूरा टॉपिक। अगर दोबारा से रिकॉल करा दूं अगर मैं आपको, तो ये सारे आपने विटामिन पढ़े। हर विटामिन के अकॉर्डिंग आपको बीमारी याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस को करता है, विटामिन बी1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी होता है इससे, ये लिखा। फिर विटामिन डी से आपको रिकेट्स हो सकता है। ये विटामिन के बारे में चारों याद रख लीजिए। उसके बाद आप मिनरल के अंदर आते हैं तो तीन मिनरल आपको बता रखे हैं सिलेबस में। कैल्शियम के बारे में,
कैल्शियम से हड्डियां कमजोर होती हैं, फिर दांत चढ़ते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी होती है, और आयरन की कमी से अनीमिया होता है, अनीमिया बीमारी होती है। ये आपको डेफिशिएंसी डिसीज याद रखने हैं, ये लगभग 60 डेफिशिएंसी डिसीज है। डेफिनेटली आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिड टर्म हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, कहीं ना कहीं इस पे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको पढ़ना है डाइटरी फाइबर्स, रफेज एंड वाटर। आपने जो कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा उसके अंदर क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। आपने रफेज के बारे में पढ़ा ही नहीं, वाटर के बारे में पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये भी तो हम खाते हैं ना। रफेज बोले जाते हैं डाइटरी फाइबर्स को, यानी रेशेदार जड़ वगैरह को, जो आमतौर पर आपकी हरी सब्जियों, फल वगैरह से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वाटर जो आप पीते हैं, अब ये भी तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है कि इन दोनों को वहां कंसिडर नहीं किया जाता, फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि डाइटरी फाइबर और वाटर जो होते हैं ना, ये काम करते हैं। क्या करते हैं, अगर आपको मैं ओवरऑल ऊपर से ही बताऊंगा, तो डाइटरी फाइबर की वजह से है ना, आपके शरीर से जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है ना, वो सारा रिमूव हो पाना होता है। एक्सक्रीशन करने के लिए डाइटरी फाइबर चाहिए, और जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है, फिर चाहे वो पसीना हो या फिर आपका यूरिन हो, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं आपका वाटर की वजह से ही हो पा रहा होता है। डाइटरी फाइबर्स के बारे में आपको बताऊं, इनको रफेज के नाम से जाना जाता है। ये कोई भी प्रकार का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट आर एसेंशियल फॉर हेल्पिंग द बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। शरीर के अंदर से बाहर निकालने को सहायता करते हैं, किस चीज को, अनडाइजेस्टेड फूड को, एंड इंश्योरिंग स्मूथ बाउल मूवमेंट, और स्मूथ मूवमेंट को वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और गुड सोर्स होते हैं हरी सब्जियां, ताजे फल, होल ग्रेन्स और दाल वगैरह चाहिए होता है। फिर आपको वाटर के विषय में पढ़ना है। तो वाटर जो होता है एसेंशियल होता है एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड रिमूविंग बॉडीली वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन, और शरीर के अंदर से स्वेट और यूरिन को एक्सट्रैक्ट करने में ये यूजफुल होते हैं, ठीक है। देन आता है हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। आप किस प्रकार पता लगाएंगे कि आपके खाने में ये चीज प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 टेस्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले टेस्ट ऑफ स्टार्च, देन आपको टेस्ट फॉर फैट और प्रोटीन, एक ही पेज पे दे रखा है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्च के विषय में आपको स्टार्ट करवाता हूँ। तो स्टार्च के टेस्ट अगर आपको देखना है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, put 2-3 drops of dilute iodine solution on a food item. If the food turn blue black, it indicates the presence of starch. खाने का आइटम लेना है, उसके ऊपर 2 या 3 बूंद आपको आयोडीन सॉल्यूशन का डालना है, ठीक है। अगर उस पर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूं आपको, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल करते हुए वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर फैट। फैट का टेस्ट आप कैसे करेंगे, तो फैट का जो टेस्ट होता है, इसके अंदर रैप कीजिए फूड आइटम इन अ पीस ऑफ पेपर, किसी कागज के अंदर फूड आइटम को रैप कर लीजिए, एंड जेंटली प्रेस इट, और उसको अच्छे से दबा दीजिए। इफ एन ऑयली पैच डेवलप दैट अलाउ लाइट टू फर्टिलिटी शाइन थ्रू द फूड कंटेन फैट। अगर उसके ऊपर आपको ऑयली पैच दिखाई देता है जब आप उसको लाइट के पास लेके जाते हैं, और आपने देखा होगा ना समोसा वगैरह लेके आते हैं तो कागज के तेल के डब्बे बने होते हैं, या फिर लंच में मम्मी ने पराठे दे दिए, पराठे के बाद तेल के डब्बे बने होते हैं, तो वही ऑयली पैच जो अगर आ रहे हैं तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके भोजन के अंदर फैट प्रेजेंट है। अगर वो ऑयली पैच नहीं आ रहा है, लाइक अगर आप है ना रोटी के अंदर कम मात्रा में फैट होता है, रोटी लपेटेंगे तो ऑयली पैच आपको बहुत कम मिनिमम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। फिर टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट थोड़ा बड़ा, इसके अंदर आपको है ना खाने का पहले तो पेस्ट बनाना पड़ेगा। पेस्ट बनाने का उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेने का उसमें पानी डालिए, फिर 2 बूंद डालिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के। 2 बूंद किसके डालने हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, और 10 बूंद डालने हैं कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के। 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद आपके कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के। इफ द मिक्सचर टर्न वॉयलेट, यदि मिक्सचर जो है आपका वो नीला बैंगनी रंग का हो जाता है, वॉयलेट रंग का हो जाता है, तो आप कह सकते हैं प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर बैंगनी नहीं होता है तो आप कहेंगे इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। अ सिंगल फूड आइटम कैन कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स साइमल्टेनियसली, एग्जांपल पीनट कंटेन बोथ प्रोटीन एंड फैट। ऐसा जरूरी नहीं कि एक भोजन के अंदर एक ही चीज पाया जाए, एक भोजन के अंदर एक से ज्यादा चीजें पाई जा सकती है। जैसे कि जो पीनट्स होते हैं, बादाम जिसको आप बोलते हैं, इसके अंदर आपके पास फैट भी होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है।
फिर आ जाता है आपके पास टॉपिक बैलेंस डाइट वर्सेस जंक फूड, संतुलित आहार और जंक फूड के बारे में। तो बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है? बैलेंस डाइट एक ऐसे भोजन को बोला जाता है जिसके अंदर ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे के सारे प्रेजेंट हो विद रफेज एंड वाटर। रफेज भी हो, रिश्तेदार डाइटरी फाइबर्स, और वाटर भी प्रेजेंट हो इन द राइट अमाउंट, बिल्कुल सही अमाउंट में, नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि जरूरत होता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसी को आप बोलते हैं बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ। न्यूट्रिशनल नीड जो होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि लाइक अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो उसको कैल्शियम ज़्यादा खाना होगा ना, मिनरल्स बढ़ानी पड़ेंगे उसको अपने भोजन के अंदर, ठीक है। वही अगर किसी को भगवान न करे कोई बीमारी है लाइक गोइटर वगैरह है, तो जो बीमारी है, जो अपने डिफिशिएंसी डिसीज में पड़ा, तो अगर उस प्रकार की बीमारी है तो उससे रिलेटेड फूड खाना पड़ेगा। तो बैलेंस डाइट में ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, एज के अकॉर्डिंग भी, जेंडर के अकॉर्डिंग, और ओवरऑल उसके हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक। जंक फूड किसे कहते हैं? तो जंक फूड उन भोजन को बोला जाता है, जंक फूड लाइक पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, चिप्स वगैरह हो गए, कैंडी बार्स वगैरह हो गए, एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स वगैरह या कैन वगैरह कंज्यूम करते हैं, आर कंसिडर्ड जंक। इनको जंक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर हाई कैलोरीज होती है फ्रॉम शुगर एंड फैट, चीनी और फैट के माध्यम से काफी अधिक मात्रा में कैलोरीज होती है, बट वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लेकिन काफी कम मात्रा में प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, frequent consumption cause obesity and other health issues। अगर आप डाइटरी फाइबर्स भी से चीजें कम होती हैं, और अगर आप लगातार इस प्रकार की चीजें खा रहे हैं ना, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, लाइक ओबेसिटी वगैरह हो सकती है। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापे को बोला जाता है ओबेसिटी, ज्यादा मात्रा में फैट कंज्यूम करने से ओबेसिटी आ जाती है, ठीक। फिर आ जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। हमारे इंडिया के अंदर एक संस्था है जिसका नाम होता है फसाई, इसको नॉर्मल बोला जाता है, इसको बोला जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन एंड रेगुलेशन एक संस्था है हमारे गवर्नमेंट की, सरकार की, जो कि अप्रूव करती है किसी भी खाने से रिलेटेड चीज़ों को कि हाँ ये कंज्यूमर्स के लिए वैलिड है या फिर नहीं है। उस संस्था का नाम है फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर अपने घर में कोई भी खाने की चीज लाते होगे ना, लाइक अगर आप चिप्स वगैरह का पैकेट भी ला रहे हो, उसके अंदर भी फसाई का लाइसेंस जरूर लिखा होगा। ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है, लाइसेंस का नंबर होता है, जरूर प्रिंट होगा। अगर फसाई ने अप्रूव नहीं करा तो वो चीज इंडिया में बिकेगी ही नहीं, ठीक है। फसाई अप्रूव करता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? तो डेफिशिएंसी डिसीज ऐसे डिसीजेस को बोला जाता है जो कि तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना हो लंबे समय तक। अगर कोई न्यूट्रिएंट लंबे समय तक नहीं तो उसकी कमी होगी, कमी को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशिएंसी, और कमी से होने वाली बीमारी को डेफिशिएंसी डिसीज बोला जाता है। हर न्यूट्रिएंट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है बॉडी के अंदर, एंड इट्स लैक लीड्स टू स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। अगर इसकी कमी हो जाती है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आपने ऊपर पढ़ लिया था। मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि उसको क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। विटामिन ए होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। फिर कैल्शियम की वजह से बोन्स खराब हो जाती हैं आपकी, और टूथ डिके हो सकता है। फिर आपका मिनरल के अंदर हमने आयोडीन पढ़ा था, आयोडीन से गोइटर होता है। और फिर आपने मिनरल के अंदर लास्ट पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? आपने अनीमिया होता है, अनीमिया होता है आपका आयरन की कमी से आपको अनीमिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन डेफिशिएंसी दोबारा समझ लीजिए, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, कैल्शियम की वजह से वीक बोन्स और टूथ डिके, आयोडीन की कमी से गोइटर, आयरन की कमी से अनीमिया, प्रोटीन की कमी से क्वाशीओर्कर वगैरह होता है, जिसके अंदर शरीर के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है और बीमारी रहती है। कार्बोहाइड्रेट से लो एनर्जी, फटीग और वीकनेस फील होती है, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज। आप किस प्रकार से खुद को बचा सकते हैं डेफिशिएंसी डिसीज से। अगर आपको डेफिशिएंसी डिसीज से बचना है तो आपको बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट हो, फ्रेश फ्रूट वगैरह सारी चीजें हो, आयोडाइज्ड सॉल्ट रहना चाहिए जिससे कि आयोडीन की कमी ना हो, और रेगुलर सनलाइट वगैरह नहीं, जिससे विटामिन डी मिलता रहे, और अवॉइड ओवर कुकिंग फूड। और ज्यादा पका हुआ खाना नहीं चाहिए, मतलब कि
पका हुआ मतलब प्रॉपर पका हुआ हो, ये नहीं कि ज्यादा मात्रा में 1-4 तक वो चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके अंदर विटामिन और बाकी चीजें, इसलिए उसको ज्यादा पकाना भी नहीं चाहिए हमारे को भोजन को। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिलेट्स जो होते हैं ये स्मॉल साइज नेटिव इंडियन ग्रेन्स होते हैं, छोटे आकार के इंडिया के अंदर पाए जाने वाले ग्रेन्स को बोला जाता है। डेट इंक्लूड जवार, बाजरा, रागी एंड सांबा, जिसके अंदर जवार, रागी, बाजरा, सांबा सब आ जाते हैं। दे आर हाईली अडेप्टेबल एंड कैन बी इजीली कल्टीवेटेड इन वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो होते हैं हाईली अडेप्टेबल होते हैं, उनको आसानी से उगाया जा सकता है। अदर रेफर टू न्यूट्रिशियस मिलेट्स एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन। और तो ये भी बताया जाता है कि जो मिलेट्स वगैरह होते हैं ना, ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं। मिलेट्स क्या होता है, मोटे अनाज को मिलेट्स में पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, डाइटरी फाइबर्स वगैरह भी पाया जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस डाइट के लिए रूप में यूज किया जाता है और काफी ज्यादा हेल्दी होता है। तो ओवरऑल हर बीन को ये कंज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। फूड माइल्स क्या होता है, जहां से आपका भोजन खेतों से सीधा आपके घर तक आ रहा है, तो उसको फूड माइल्स हो जाता है। रेफर टू द टोटल डिस्टेंस, ही टोटल डिस्टेंस होता है जो कि कोई फूड ट्रैवल करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होता है, किसान। हमारे किसान जिसको उगा रहे होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर हम होते हैं क्योंकि हमारे प्लेट में आ रहा होता है, तो कंज्यूमर तक, ठीक है। वाई रिड्यूस फूड माइल, हमें फूड माइल्स कम क्यों करनी चाहिए। अगर फूड माइल्स कम हो जाएंगे, मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इससे लोकल फार्मर्स का फायदा होगा, इंश्योर हो जाएगा फूड जो है फ्रेशर मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है। लाइक अगर कोई चीज आपके यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से आ रही है, तो उसको बाय रोड ट्रैवल होने में लगभग 1 से 1.5 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो 1.5 दिन तो ऑलरेडी वो पुराना है, फिर आप उसको फ्रेश क्यों कह रहे हैं, वो फ्रेश नहीं खा पाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, लोकल ग्रोन फूड्स को खाया जाएगा। लाइक फूड माइल्स कम हो जाएंगे, आपके आस पड़ोस में खेती स्टार्ट हो जाएगी, तो ताजा टूटा हुआ फल आपके पास आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और प्लांट बेस्ड फूड भी आपको इजीली अवेलेबल हो पाएगा, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी अच्छा रहेगा। और अंडरस्टैंडिंग द एफर्ट पुट इन फार्मर्स शुड एनकरेज टेक ओनली व्हाट वी कैन एक्टिवली रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज, जिससे कि फार्मर्स वगैरह का मैथ बढ़ेगा और फूड वेस्टेज भी कम हो जाया करेगा, ठीक है। नोटेबल साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है आपके काफी ज्यादा अच्छे हैं, इनके विषय में आपको पता होना चाहिए, उनके साथ से फोटो लगा रखी है। कोलुथर गोपालन, ये एक इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय के जो सर्वेस थे, उन्होंने हमारे को प्रोटीन, एनर्जी डिफिशियंसीज और इंडियन पॉपुलेशन के विषय में काफी ज्यादा योगदान दिया है। और हिज रिसर्च वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। इनका रिसर्च काफी ज्यादा अच्छा था, जो कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया गया था मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर, जो कि आपके स्कूल के अंदर होता होगा, जिसको आजकल पीएम पोषण भी बोला जाता है। इन 2002 विच प्रोवाइड बैलेंस्ड फूड मिलियन ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी वजह से मिलियंस लाखों बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह और उसके बाद मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड हो पाई। तो इनका योगदान काफी सराहनीय है। कोलुथर गोपालन जी है, नाम अच्छे से याद रखिएगा। इंप्लीमेंट किया गया था मिड डे मील में, जिसको आजकल पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, लगभग हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद से 25 या 30 मिनट हो गए होंगे। 30 मिनट के अंदर आपका चैप्टर लगभग हो चुका है। अब मुश्किल से 5 मिनट आपको लूंगा मैं, और मैं अभी आंसर आपको एक के भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको आंसर खुद से बताना है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगर सॉल्यूशन लिखे हुए हैं नहीं, चलो अच्छी बात है। एमसीक्यूज है सारे के सारे भी, आप एक एक करके अपनी कॉपी में कीजिए, फिर आंसर्स कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब अपनी कॉपी निकाल चुके होंगे अभी तक, और कॉपीज के अंदर सोल्व करने के लिए रेडी होंगे। आई होप आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। सोचिए आराम से, फिर अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, which nutrient is mainly responsible for growth and repair। इनमें से कौन सा ग्रोथ और रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेस स्कर्वी। किसकी कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, which test is used to detect the presence of starch in food। कौन सा टेस्ट किया जाता है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि खाने के अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। पेपर टेस्ट,
आयोडीन टेस्ट, कॉपर सल्फेट टेस्ट और हीटिंग टेस्ट, ठीक है। इनके माध्यम से पता चलता है, वो आपको बताना है। फिर आता है व्हाट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट, क्या चीज है जो कि इंडिकेट करता है कि खाने में फैट प्रेजेंट है इन अ फूड आइटम। ब्लू ब्लैक कलर, वॉयलेट कलर, ऑयली पैच ऑन द पेपर या फिर मीठा टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस डाइट, इनमें से कौन सा एक बैलेंस डाइट है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला, सिर्फ प्रोटीन वाला, या फिर वो डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में हो और ओनली जंक फूड, ठीक। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस डाइट, इनमें से कौन सा एक बैलेंस डाइट है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला, ओनली प्रोटीन वाला या फिर सारे न्यूट्रिएंट वाले। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया होता है, गोइटर होता है, रिकेट्स होता है या फिर बेरी होता है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिलेट, इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है मिलेट्स का, गेहूं, चावल, बाजरा या फिर मेज। फिर व्हाट डज फूड माइल्स रेफर टू, फूड माइल्स किसे बोलते हैं, डिस्टेंस फूड ट्रैवल्स फ्रॉम farm to plate, distance of food travels from farm to plate, calories present in food, time taken to cook food या फिर cost of food, ठीक। which of the following is considered junk food, इनमें से किस चीज को आप जंक फूड के रूप में कंसीडर करते हैं, फल को, दाल को, पोटैटो वेफर को या फिर मिल्क को, ठीक है। देन ये सारे आंसर्स आ गए, कोई आंसर्स तो मैं आपको बता दूं, एक बार टाइम लीजिए, 2 सेकंड का 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, एक बार आप खुद से कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके आपको इन सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। चलिए आई होप आप अपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा, एक एक करके मैं आपको चेक करा देता हूं सारे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन था प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को देखा जाता है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया कौन सा न्यूट्रिएंट मेनली रिस्पांसिबल होता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए है ना प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन को आपने बॉडी बिल्डिंग फूड बताया था, ठीक। ठीक इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तो पूछा कि किसकी कमी से स्कर्वी होता है, तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और आगे ले चलता हूं आपको इसी के साथ साथ कौन से टेस्ट की सहायता से हमें पता चलता है कि खाने में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, आयोडीन के टेस्ट से हमें ये पता चलता है, ठीक। आयोडीन के टेस्ट से पता चलता है कि स्टार्च है कि नहीं है। फिर विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट, फैट का प्रेजेंस किससे होता है, ऑयली पैच ऑन पेपर, अगर कागज के ऊपर तेल के धब्बे आ रहे हैं तो आप उससे बोल देंगे खाने के अंदर फैट प्रेजेंट है, ठीक। और आगे बढ़ता हूं, क्या होता है बैलेंस डाइट, तो एक ऐसा डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में होता है उसको आप बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये सेम क्वेश्चन रिपीट था। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से गोइटर बीमारी हो सकती है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, Which of the following is an example of millet, इनमें से कौन सा मिलेट का एक एग्जांपल है, तो बाजरा जो है एक प्रकार का मिलेट का एग्जांपल होता है हमारा। और फूड माइल्स किसको बोला गया, तो फूड माइल बोला जाता है डिस्टेंस फूड ट्रैवल फ्रॉम फार्म टू प्लेट, मतलब कि खेत से आपके प्लेट तक की जो दूरी उसी को फूड माइल्स बोला गया है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड जंक फूड, इनमें से किसको जंक फूड के रूप में कंसिडर किया जाता है, जंक फूड किसको माना जाता है, तो जंक फूड जो आप मानते हैं वो मानते हैं पोटैटो वेफर्स को, वो आलू के जो चिप्स वगैरह आते हैं पैकेट पे उनको आप जंक फूड कहते हैं। ये सारे आंसर हैं, आई होप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपके जितने भी सही हुए अगर कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं रिस्पांस का जरूर इंतजार कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 8 9 10 तक नंबर जरूर आए होंगे, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपने पूरी यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अगर कोई कमी लगी हो तो सजेशन जरूर वीडियो के नीचे देके जाइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।